नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे देहरादून से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर देहरादून से बताएंगे। सीएम धामी ने की है मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ अहम बैठक की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर समीक्षा की है। तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। ये बड़ी अपडेट, वन्य जीव हमलों में घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। सीएम धामी का बड़ा ऐलान, घायलों को समय पर समुचित चिकित्सा देना सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। लगातार उपचार में देरी ना हो, सभी संसाधन तुरंत उपलब्ध करवाए जाएं। सीएम ने ये भी कहा है और कहा है कि वन्यजीव हमलों में मृतक के परिवारजनों को अब मिलेगी 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि। सरकार ने मुआवजे को दोगुना कर बढ़ा दी है और बड़ी राहत दी है। वन विभाग को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घायलों को समय पर समुचित चिकित्सा देना सर्वोच्च प्राथमिकता, ये सीएम कहते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले वन्यजीव विभाग के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। कार्यकारियों को, अध्यक्ष को, अधिकारियों को जानकारी साझा ली और उसके बाद अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। वन विभाग को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं मुआवजा राशि को दोगुना बढ़ा दिया गया है। जो पहले 5 लाख थी, अब उसे 10 लाख कर दिया गया है। वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर समीक्षा बैठक की है और तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। वन्य जीव हमलों में घायलों का इलाज का पूरा खर्च अब सरकार उठाएगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री धामी की ओर से। उपचार में देरी ना हो, सभी संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाए, ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए। वन्य जीव हमलों में मृतकों के परिवारजनों को अब मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है, दोगुना कर दी गई है राशि। जो पहले 5 लाख रुपए की राशि थी, अब उसे 10 लाख कर दिया गया है और वन विभाग को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर समीक्षा बैठक की और हमलों को लेकर जानकारी ली और उसके बाद तत्काल रूप से निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी वन्यजीव को संघर्ष या शिविर समिति को खुला ना छोड़ा जाए और साथ ही गठित करके टीम पूरे की पूरी तरीके से प्लान किया जाए। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने आईएएस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। आईएएस अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई है। समीक्षा, प्रशासन को मूल भावना याद कराई और कार्यों में तेज और पारदर्शी और जन केंद्रित कार्यशैली अपनाने का आह्वान भी किया है। फाइलों में देरी बिल्कुल ना हो, ये सीएम धामी कहते हुए नजर आए। निर्णय लक्ष्य आधारित हो, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं इस बात के। पद की प्रतिष्ठा, कार्यकाल तक कार्यों का सम्मान आजीवन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएएस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जनता को विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर, शासन प्रशासन में तेजी और पारदर्शिता की जरूरत है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए। आईएएस अधिकारियों के साथ जब बैठक की है तो उनको निर्देश भी दिए कि प्रशासन की जो मूल भावनाएं हैं वो याद करवाई और कार्य में तेजी लाने, पारदर्शिता के साथ जन केंद्रित कार्यशैली अपनाने का आह्वान भी करते हुए नजर आए। और फाइलों में देरी बिल्कुल ना हो, ये भी मुख्य धामी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। आईएएस अधिकारियों को पद की प्रतिष्ठा, कार्यकाल तक कार्यों का सम्मान आजीवन करें, ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईएएस अधिकारियों को मूल मंत्र देते हुए नजर आए। और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लोगों का काम स्पष्ट और जल्दी तरीके से किया जाए, ये भी कहते हुए नजर आए। फाइलों में देरी ना हो, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है और आह्वान किया है और याद दिलाई है। कार्यशैली जन केंद्रित और पारदर्शी तरीके से अपनाने का आह्वान किया है। फाइलों में देरी बिल्कुल ना हो, ये भी मुख्यमंत्री धामी कहते हुए नजर आए। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के सोशल मीडिया वीडियो पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने उन पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए डालनावाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि छात्रों के सवाल की बात उठाने से पहले बीजेपी को अपने फैसलों पर नजर डालनी चाहिए। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनको थोड़ा सा ये ज्ञान होना चाहिए। और राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या, समूची अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो जिस तरीके से चुनाव के दौरान वो बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बच्चों को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये हमारे नौनिहाल आने वाले भविष्य के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र छात्राओं का इस तरीके से इस्तेमाल चुनाव के दौरान करना बिल्कुल भी
देश के लिए एक अच्छा कार्य नहीं है। और जिस प्रकार से आलोक शर्मा जी ने बच्चे का इस्तेमाल किया है और बच्चे के द्वारा इस तरह से अभद्र टिप्पणी करी है, वो निश्चित तौर पे गलत है और हमारे नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। उसी के तहत डालनवाला थाने में मैंने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से इस तरीके की जो बातें हैं वो शोभा नहीं देती कि बच्चों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए कि आपका गिरेबान पाक साफ है या नहीं। यही मोदी जी की रैली थी और यही एफआरआई था, जबकि जब एक नोटिस जारी किया गया था कि किस तरीके से आप अपने कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको उनके स्वागत समारोह में भेजने का कार्य करिए और उसके एवज में आपको 50 मार्क्स जो ग्रेस मार्क्स है वो दिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि तीन का ताड़ बनाने में बहुत जो है माहिर है। और वो बच्चे जिनकी वो बात कर रहे हैं, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी के पोस्ट की जो बात कर रही हैं, जब उन बच्चों ने सुना कि नारे लग रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोर, तो वो खुद आए, क्योंकि उन्हें भी, वो भी अपने घर में बैठते हैं, बातें करते हैं, उन्हें भी पता चलता है कि कैसे उनके माता पिता और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का वोट जो है सिर्फ चोरी की वजह से काट दिया जाता है और कितना बड़ा फ्रॉड उनके संवैधानिक अधिकार के साथ किया जाता है। तो आप, मुझे लगता है कुछ भी करते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए और बच्चों का इस्तेमाल हम गलत करते हैं। आपकी तो पूरी की पूरी जो रैलियां होती है वो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों पर निर्भर करती हैं। जिस दिन आप स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाए उसके बाद अपनी रैली करा लीजिए, मुझे लगता है 100 लोग भी नहीं आएंगे। तो हनी पाठक जी को पहले सोचना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए, पूरे तथ्यों को जान करके मुझे लगता है बात करनी चाहिए। ये छोटी जो कहते हैं ना लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके के कुकृत्य जो है नहीं करने चाहिए। ये छोटी लोकप्रियता है, आप तो वैसे भी काफी लोकप्रिय हैं, इस तरीके की लोकप्रियता पाने के लिए ये सब करने की क्या आवश्यकता है। तो वहीं मसूरी में अल्ट्रा मैराथन का शुभारंभ अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिला और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। 50 किलोमीटर से शुरू हुई इस आयोजन में विभिन्न श्रेणियों की दौड़ में देश विदेश के 400 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। वहीं ट्रॉमा अलर्ट की स्मृति में हुई इस मैराथन को शीतकालीन पर्यटन बढ़ावा और फिट इंडिया को मजबूती का कदम भी बताया गया। खुश हूँ कि जिन्होंने भी इस आइडिया को आगे लिया, MSA, पीकू स्पोर्ट्स, हमारे ब्रेंडफोर्ड वाले, सनी, रजत, सब लोग, क्योंकि ये हैं मसूरी वाले, लेकिन मेरे लिए टॉम सर के बेटे होने के नाते ये उनके दोस्त थे, ये उनके एक एक्सटेंडेड परिवार के हिस्से हैं। तो जब ऐसे लोग इस प्रोजेक्ट से, इस रेस से जुड़े हैं, तो मुझे पूरा यकीन था डे 1 से, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये रेस होने वाला है। मैं जानता था कि मेरे फादर का एक सपना था, पूरी बैक स्टोरी मैं जानता हूँ एज ए सन, और मैंने कहा अच्छे लोग, मसूरी के लोग जब इस ड्रीम को आगे ले जा रहे हैं मेरे फादर के लिए, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। ये आज मसूरी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में ये दौड़ करवाई जा रही है और इससे जो शीतकालीन पर्यटन का प्रयास है उसको बढ़ावा मिलेगा और हमें उम्मीद है कि जो पर्यटक हैं जो मसूरी में आते हैं देश के अलग अलग स्थानों से, उनको भी उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र ये इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं और आने वाले समय में और इसको ख्याति प्राप्त होगी। ये बिल्कुल एक बहुत मेजर बूस्ट मिलता है ऐसे इवेंट्स से, और जब ये इवेंट्स बार बार किए जाते हैं तो आने वाले सालों में इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। न सिर्फ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, खासतौर पे ऑफ सीज़न जो हमारे यहाँ शीतकाल में होता है, और उसके साथ साथ ही एक फिट इंडिया मूवमेंट जो है, पूरे देश को स्वस्थ बनाने की जो मुहिम है भारत सरकार की, उसको भी बल मिलता है इस तरह के कार्यक्रमों से। जी, एक बहुत पुराना सपना पिछले 10 साल का हमारे मसूरी प्रेमी, मसूरी के वासी और हमारे अभिन्न मित्र टॉम वॉल्टर साहब का था, जिनको आज पूरा होता देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अनप्रेसिडेंटेड एंथुसियाज्म है सारे रनर्स में, पूरे देश भर से टूरिस्ट आया है, टूरिस्ट रनर्स आए हैं और उत्साह देखने योग्य है। आप सब देख ही रहे हैं, स्थानीय जनता साथ में जुड़ी है, नगर पालिका है, उत्तराखंड पर्यटन है, हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसको हम एक एनुअल अफेयर बना सकें। कि मैंने कहा ना, इसके पीछे सोच तो टॉम वॉल्टर साहब की थी, और इसमें मसूरी के आप किसी भी संस्था का नाम लीजिए, सबसे पहले तो नगर पालिका परिषद, ट्रेडर्स एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और विभिन्न मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा सहयोग मिला, प्रेस क्लब का सहयोग मिला।
मसूरी की स्थानीय जनता मतलब पूरे शहर का सहयोग मिला है, साथ साथ उत्तराखंड शासन का सपोर्ट मिला, उत्तराखंड टूरिज्म हमारे साथ इसमें जुड़ा है। कि टॉम अल्टर की स्मृति में ये अल्ट्रा मैराथन आयोजन किया गया है यहाँ पे, और इसको हम क्योंकि विंटर कार्निवल भी शुरू हो रहा है, विंटर कार्निवल के साथ भी इसको अटैच कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मसूरी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मसूरी का स्पोर्ट्स में अपना एक इतिहास रहा है, यहाँ बहुत स्पोर्ट्स प्रेमी रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी की टीम में भी यहाँ से एक बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है। तो इस वजह से भी यहाँ स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें और फिर यहाँ पे अल्ट्रा मैराथन की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और ये अल्ट्रा मैराथन से लोगों को ये संदेश भी जा रहा है कि मसूरी जब दौड़ने के लिए सुरक्षित है तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत सुरक्षित स्पेस है मसूरी। और मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में इस तरीके के जो इवेंट है ये मसूरी शहर में होने चाहिए, क्योंकि मसूरी एक इंटरनेशनल सिटी है और इसमें अगर इस तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं तो एक बहुत बढ़िया मैसेज जो टूरिज्म के लिए हम लोग देना चाहते हैं। वो एनर्जी दिख रही है मुझे लोगों में, बहुत एनर्जी है। इतनी सुबह सुबह पहली बार है मसूरी में मैं उठकर रनिंग के लिए निकली हूँ, इट्स लाइक अमेजिंग। जिस तरीके से आपने मसूरी आपको बहुत पसंद है और के साथ इसकी शुरुआत हुई है, किस तरीके से देखते हैं? मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ, 20 साल से मसूरी आ रही है और पहली बार मसूरी ऐसा दिख रहा है, एकदम कलरफुल। और मसूरी से मुझे बहुत प्यार है, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आज भी यही बोलूँगी, मसूरी से और प्यार हो जाएगा। हेल्थ को लेकर हेल्थ के लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हमारे पास लाइफ में ना एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हमें सिर्फ आधा घंटा खुद को देना है और रोज़ कंसिस्टेंटली देना है। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन किया अभी है तो कुछ नहीं हो रहा है, 2 दिन नहीं करेंगे, नहीं। एवरी डे यू हैव टू गिव हाफ एन आवर इन दैट 24 आवर। तो वहीं दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद भट्टा पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है, जिसके चलते होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेन और बस यात्रियों की जांच की गई है। वहीं खुफिया एजेंसियां सतर्क है, किसी भी वाहन को बिना जांच नहीं गुजरने दिया जा रहा है। ये हमारे डीजीपी महोदय का द्वारा अभियान चलाया गया है। इसमें रखा हुआ कि ऑल ओवर उत्तराखंड में स्थान चिन्हित किए गए हैं जो संवेदनशील हों या अन्य किसी मामले में संवेदनशील हों, तो उसका एक आकस्मिक समय दिया जाएगा, उसमें चेकिंग होगी। वही संदिग्धता सब देख रहे हैं। कोई चीज़ें जितनी भी बॉर्डर से हमारी उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, जितनी संदिग्ध गाड़ियां हमें लग रही हैं या हमें लगता है कि इस गाड़ी को हमें चेक करना चाहिए, वो पूरी डिटेल चेक कर रहे हैं। और संदिग्ध वस्तु इसमें किसी भी तरह की हो सकती है, मादक पदार्थ भी हो सकता है, आयुध भी हो सकता है कोई, तो उस तरह की हम लोग सब चेकिंग कर रहे हैं। और करीब 1.5 घंटे का ये अभियान है। इसमें हमारा सर्किल के 3 थाने हैं, तीनों थानों का फोर्स है। सर मैं देख रहा हूँ बड़ी बारीकी से आप चेकिंग कर रहे हैं कि ट्रक भी उठवा रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड और उसका ऊपर से नीचे लेकर सभी चीज तलाश कर रहे हैं। अगर बात की जाए दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में कप्तान का आदेश के बाद में लगातार सभी बॉर्डरों पर चेकिंग चल रही है। सर हिदायत भी क्या देना चाहेंगे, लोग किस तरह से लोग बॉर्डर से निकले? एक्चुअली में ये बात सच है। उसके बाद में चेकिंग हुई थी, तो ये मात्र हमारे जिले का नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का अभियान है, डीजीपी सर के द्वारा चलाया जा रहा है ये। और ये आज का जो चेकिंग अभी का है, इसका मकसद यह मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दो लोग बैठे हैं, काले शीशे हैं, कोई पर्टिकुलर एक चीज नहीं है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। जिसमें जो कमी होगी उसमें हम लोग चालान कर रहे हैं। उसमें जो चेकिंग में बसेस भी हैं, ऐसे ट्रक जो पीछे से पूरे बंद हैं, तो उसमें भी तस्करी होती है। यहाँ पे इसी पुलवट्टा थाना क्षेत्र में गांजा 450 किलो गांजा पकड़ा गया था। तो इसीलिए जो खाली जो बॉक्स वाले ट्रक हैं उसमें कैविटी तो नहीं है कोई, उसको भी चेक कर रहे हैं। तो मकसद वही है कि बारीकी से चेक करें हर चीज को, और कोई संदिग्ध पाया जाए तो उसमें कार्रवाई करें। तो मसूरी और राजपुर पुलिस ने 0 पॉइंट सहित प्रमुख क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सड़क सुरक्षा और वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अचानक हुई इस कार्रवाई में काले शीशे हटाए गए और ओवरलोड वाहनों पर चालान किए गए। वहीं सीओ मनोज असवाल ने बताया कि संयुक्त तैयारी से हादसों में कार्रवाई संभव होगी। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियम उल्लंघन और संदिग्ध गतिविधियां किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक हमने अपनी जो पुलिस की तैयारियां होती है उसका भी एक समय समय पे हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं कि हम लोगों की तैयारी किस लेवल की है, कितने शॉर्ट टाइम पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी सिचुएशन में। तो आज थाना मसूरी और राजपुर के स्टाफ को एक कॉल दी गई थी, तो उसको कितने टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे हम लोग वहाँ पे अपनी चेकिंग व्यवस्था
करेंगे जिसके तहत कोई अवैध सामग्री, कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन या कोई संदिग्ध सामग्री अगर कोई परिवहन करता है तो उसको हम रोक सके, उसको पकड़ सकें और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। रिस्पॉन्स टाइम कितना था सर ये सडन चेकिंग का? देखिए, जो हमने इसमें एक रखा था तो आधा घंटे में मतलब हमारी सारी तैयारियां हो गई थी, और जो राजपुर से पुलिस थी वो थोड़ा उसको लगभग पौन घंटा वहाँ पहुँचने में लगा। तो ओवरऑल चलानी कार्रवाई भी की गई है, कई लोगों को इंडिकेट भी किया गया जो खाली फिल्म लगा के घूम रहे थे, उनकी फिल्में भी उतारी। हाँ, देखिए, इस दौरान जो भी वायलेशन, चाहे वो MV एक्ट के वायलेशन रहे हों या अन्य वायलेशन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ऐसे अभियान लगातार चलते रहेंगे? हाँ, ये समय समय पे हम लोग करते रहेंगे और अपनी तैयारियों का जायजा लेते रहेंगे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों को यही मैसेज देंगे कि भाई पुलिस आपके लिए मुस्तैद खड़ी है और आप उत्तराखंड पुलिस लिए हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर खड़ी है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें और आराम से अपना मतलब जो भी उनका लाइफस्टाइल है उसको। और चले बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे हरिद्वार से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया हरिद्वार में। ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको, SSP के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चौराहों और बाजारों में गश्त की जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की कड़ी जांच लगातार जारी है। और इतना ही नहीं, देहरादून पुलिस भी हेडक्वार्टर से जारी निर्देशानुसार सतर्कता बरती जा रही है। आमजन से संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने और सहयोग करने की अपील की गई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया हरिद्वार में, और देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर से निर्देश के आधार पर यह सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। आमजन से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की और सहयोग करने की अपील की जा रही है। ये बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा को लेकर पुलिस मोड पर काम कर रही है, अलर्ट मोड पर। और इतना ही नहीं, आपको बताएं, हर वाहन की गहनता से जांच की जा रही है, संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि कुछ भी संदिग्ध दिखने पर या संदिग्ध होने पर पुलिस को तुरंत सूचना दे और पुलिस का इस सुरक्षा सघन चेकिंग अभियान में जरूर सहयोग दे। ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, और तस्वीरें भी सामने आ गई है जहां पर सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे नैनीताल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर नैनीताल से बताएंगे आपको, जहां पर राती घाट के पास बड़ा सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर खाई में गिरी है कार और 3 शिक्षकों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। एक गंभीर रूप से हालांकि घायल बताया जा रहा है। शादी समारोह में जा रहे थे 4 शिक्षक, शिप्रा नदी किनारे अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में गिरी और जिसके बाद हादसा पेश आया। देर रात का यह हादसा है, जहां पर 3 शिक्षकों की मौके पर मौत, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस ने शहर से देहात तक व्यापक सत्यापन अभियान चलाया। आज इसको लेकर होटल, धर्मशालाओं और किराए के मकानों की सघन जांच हुई। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों की मोहल्लों में पड़ताल जारी रही है। और बता दें कि SSP के निर्देश पर टीमें सक्रिय रही, जबकि सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे हरिद्वार से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर हरिद्वार से बताएंगे, जहां पर जंगली जानवरों के रिहायशी इलाके में मूवमेंट लगातार जारी है। वन विभाग द्वारा अभी भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विशालकाय अजगर दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया है। अजगर देख ग्रामीणों में हड़कंप मचा है, भीड़ जमा हो गई। सूचना पर वन विभाग और JCB टीम मौके पर पहुंची। सावधानी से अजगर को उठाकर जंगल में छोड़ा गया है, रेस्क्यू कर दिया गया है। स्थानियों ने राहत की सांस ली है। तस्वीरें सामने आ गई हैं। स्थानियों ने राहत की सांस इसलिए ली है क्योंकि हरिद्वार में एक विशालकाय अजगर देखा गया था। वन विभाग की टीम सतर्कता दिखाते हुए वहां पहुंची और अजगर को रेस्क्यू किया और उसे जंगल भी छोड़ दिया गया है। और चलिए रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।